तो ये क्या रेडियो इसके कोरिलेशन में रेडियो ओपेक आएगा, रेडियोल्यूसेंट आएगा? ये सफेद आना शुरू हो जाएगा, ये रेडियो ओपेक आना शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर रेडियो ओपेक, जबकि यहाँ पर कोई ना तो फाइब्रोसिस है, और जबकि जब अगर लंग छोटा हो जाए और रेडियो ओपेक आए तो हम लोग डायग्नोसिस कहाँ जाते हैं? फाइब्रोसिस की तरफ, कोलैप्स की तरफ। कि लंग हार्ड हो रहा है और छोटा हो गया है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोलैप्स के साइड। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है? तो ये डायग्नोसिस मिस करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? बैड इमेज क्वालिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैड इमेज क्वालिटी। ये इमेज क्वालिटी ठीक नहीं है। तो जरूरी है कि आप इमेज क्वालिटी भी जाने। कमेंट करने से पहले आप डायरेक्ट फील्ड देखते हैं तो मिस डायग्नोसिस से अच्छा है कि आप स्टेप वाइज चलें। इसलिए जो डायग्नोसिस अप्रोच है वो इसके बाद आता है, उससे पहले हम लोग यहाँ निपट लेते हैं इन बातों से। और ये बहुत कॉमन है, अपने यहाँ तो बहुत कॉमन है, ये सब बहुत होता है। तो बात करते हैं कि कैसे हम लोग जाने कि इंस्पायरेटरी फेज में पेशेंट था या नहीं था। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अगर इंस्पायरेटरी फेज में पेशेंट होगा तो जो आपकी एक्सरे प्लेट है, उसमें आप देखोगे तो जो एंटीरियर रिब है, ये एंटीरियर रिब है या ये एंटीरियर रिब है? कौन सी एंटीरियर रिब है? नीचे वाली, यहां बना देते हैं। कुछ ऐसा बन जाता है जिगजैग। यहां से इसको गिन सकते हो ना आप तुम लोग, कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर है। अब इसमें क्या होता है कि अगर उसने इंस्पायरेशन फेज पे किया होगा तो आप एक्सरे पे देखोगे तो लगभग 6 रिब, लगभग 1 to 6 रिब तक एंटीरियर रिब दिख जाएगी एक्सरे पर, अगर उसने फुल इन्फ्लेटेड लंग किया होगा तो। इसमें भी आप लिखो, एक लिखो इंस्पायरेटरी फेज, एक लिखो एक्सपायरेटरी फेज एक्सरे। इंस्पायरेटरी फेज और एक्सपायरेटरी फेज। इंस्पायरेटरी फेज इंस्पायरेटरी फेज में क्या होगा? डायफ्राम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा इंस्पायरेशन जब करेंगे तो लिखो पहला पॉइंट इंस्पायरेटरी फेज में, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स डाउन। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गेट्स डाउन। आप सांस लोगे और लंग में हवा भरेगी और लंग डायफ्राम को नीचे कर देगा, या अपने आप डायफ्राम नीचे चला जाता है लंग्स को जगह देने के लिए। और जब लंग्स नीचे जाएगा तो क्या होगा? सेकंड पॉइंट लिखो, द एयर फिल्स द लंग्स। एयर फिल्स द लंग्स। ये तो हो गया इंस्पायरेटरी फेज। अब ये दिखेगा क्या बाहर? इसमें लिखो 1 to 6 एंटीरियर रिब्स आर विजिबल। 1 to 6 एंटीरियर रिब्स आर विजिबल। अगर एंटीरियर रिब, अगर ये वाली रिब, ये वाली रिब, ये रिब्स, ये रिब्स अगर आपको विजिबल हैं, 6 रिब्स आपको अगर विजिबल है, यहाँ 5 हो रही है, तो ये फुल इंस्पायरेटेड पेशेंट नहीं है, इसका हाफ हुआ या इसका हुआ नहीं इंस्पायरेशन पूरा, तो इसको हम लोग अंडर इंस्पायरेशन मानेंगे, आउट ऑफ इंस्पायरेशन मानेंगे।
तो 6 एंटीरियर रिब दिख जानी चाहिए और 1 to 10 पोस्टीरियर रिब दिख जानी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक पोस्टीरियर रिब्स दिख जानी चाहिए अगर फुल इंस्पायरेटेड पेशेंट है तो। लगभग 10 रिब्स पोस्टीरियर रिब्स दिख जानी चाहिए। मतलब ये वाली, ये क्या है, पोस्टीरियर रिब्स, ये पोस्टीरियर रिब्स दिख जानी चाहिए 10। अगर इतना हमें गिनने में मिल जाता है तब हम लोग मानते हैं कि पेशेंट फुल इंस्पायरेटरी फेज पे बेटर कंडीशन में उसने एक्सरे कराया है और सही से एनाटॉमिकल पोजीशन रहा है और वॉल्यूम का डिफरेंस नहीं हुआ। अच्छा, अगर थोड़ा सा एक्सपायरेटरी वाले पे लिख लो कि अगर एक्सपायरेटरी पे होगा तो क्या क्या खराब हो जाता है, आपको रिजल्ट क्यों खराब आने लग जाता है। पहला पॉइंट लिख लो, द लंग्स आर रिलेटिवली एयरलेस। और अगर एयर नहीं है तो ब्लैक की तो बात ही नहीं होती, वाइट आने लग जाएगा। द लंग्स आर, एक्सपायरेटरी फेज में लिखना है, द लंग्स आर रिलेटिवली एयरलेस एंड देयर डेंसिटी इज इंक्रीज्ड डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वाइट आने लग जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन लोअर जोन ओपेसिटी। लोअर जोन ज्यादा ओपेक आने लग जाता है, ज्यादा वाइट शाइनी आने लग जाएगा। इंक्रीज इन लोअर जोन ओपेसिटी। तीसरा पॉइंट इसी में लिख लो, द हाइला आर कंप्रेस्ड। होगा क्या, लंग छोटा होने लग जाएगा तो जितने पोर्शन है सब कंप्रेस होने लग जाएंगे। द हाइला आर कंप्रेस्ड and appear more bulky. The hyla are compressed and appear more bulky. मतलब ज़्यादा बल्कि मतलब मोटा दिखना शुरू हो जाएगा हाइला। और अगर लंग छोटा होने लग जाएगा तो हार्ट लगेगा कि बहुत बड़ा है, क्योंकि हार्ट छोटा तुरंत नहीं होगा। हार्ट पे बहुत दिन तक, हार्ट अगर पैथोलॉजी है तभी छोटा होगा, उस एक दिन की वजह से नहीं होगा। तो हार्ट आपको लगेगा कि लंग्स के कोरिलेशन में बहुत बड़ा है, क्योंकि हार्ट छोटा नहीं हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि एक्साग्रेशन ऑफ हार्ट साइज। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, एक्साग्रेशन मतलब बढ़ा हुआ, एक्साग्रेशन ऑफ हार्ट साइज। तो ये क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन फेज के एक्सरेज की क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पेनिट्रेशन का, जो नेक्स्ट है RIP हम लोग। हाँ, थिकनेस नहीं बढ़ रहा है। थिकनेस किससे बढ़ रहा है ये भी तो जानिए। थिकनेस एयर से बढ़ रहा है, और एयर की डेंसिटी होती कितनी है, क्लियर। इमेज क्वालिटी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, RIT रेस्टिंग केस, 3 पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, रोटेशन, इंस्पायरेशन और एक बचा है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब होता है एयर एंट्री, सॉरी बीम एंट्री, लाइट की एंट्री। जो बीम एक्सपोजर है, कितना एक्सपोज हो रहा है उस पर, वो कितनी लाइट जा रही है अंदर, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन। जैसे
लाइट है, ये लाइट है और ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट है। अब पेनिट्रेशन क्या है कि यहाँ से एंटर हो और उस पार निकल जाए, इसमें एंट्री कितनी हो पाई लाइट की, ये पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन 3 बातों पे डिपेंड करता है, पेनिट्रेशन 3 बातों पर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट एंटर होकर निकल पाएगी, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला सेल डेंसिटी, सेलुलर डेंसिटी, सबसे पहला सेलुलर डेंसिटी, दूसरा सेलुलर थिकनेस, जिसकी वजह से ये दोनों ओपेसिटी के कारण थे। पहला सेलुलर डेंसिटी, दूसरा सेलुलर थिकनेस। सेल टाइट कितने हैं और सेल मोटे कितने हैं, ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है लाइट का इधर से उधर चला जाना। जैसे आपके पास एक टॉर्च है, आप एक टॉर्च लगाते हैं, आप एक टॉर्च की लाइट मारते हैं, तो ये और बीच में एक कॉटन है, एक कपड़ा है। अब इसकी लाइट इस पार से इस पार चली जाए, इसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन। इस पार से उस पार चली जाए, ये हो गया पेनिट्रेशन। लेकिन कितनी लाइट जाएगी डिटेक्टर तक, कितनी लाइट पहुंचेगी, ये डिपेंड करता है इसके डेंसिटी पर, इसकी डेंसिटी पर कि ये कितना हार्ड है। अब डेंसिटी हार्ड, अगर आप सोचो कि अगर कोई एक हैंकी आपने बीच में लटका दिया, उतनी ही थिक है, लेकिन तो कितनी लाइट उस पार चली जाएगी। और या फिर आपने उतना ही पतला एक कॉपी से पेज निकाला और पेज लगा दिया, ज्यादा लाइट कौन रोकेगा? पेज ज्यादा लाइट रोक देगा क्योंकि वो ज्यादा डेंस है, तो ओपेसिटी उधर पेज का ज्यादा आएगा एक्सरे फिल्म पर। तो पहला पॉइंट सेलुलर डेंसिटी, दूसरा पॉइंट सेलुलर थिकनेस। अब ये हैंकी एक है, सेम सेल है, लेकिन आपने सेम सेल को एक और हैंकी लगा दिया, फिर आपने एक और हैंकी लगा दी, एक और हैंकी लगा दी, 4 हैंकी हो गया, इसका थिकनेस बढ़ गया। तो जब एक था तब ज्यादा लाइट उस पार जा रही थी, या 4 है तब ज्यादा लाइट उस पार जाएगी। तो एक रहेगा तो ज्यादा उस पार जाएगी। तो है क्या, थिकनेस डिपेंडेंसी भी है। तो ये पेनिट्रेशन किन बातों पर डिपेंड हुआ? सेलुलर डेंसिटी और सेलुलर थिकनेस। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है, इसमें तीसरा पॉइंट जो वो है टेक्नीशियन का इन्वॉल्वेशन। अब इसमें आपके शरीर का इन्वॉल्वेशन नहीं है। हम लोगों ने अब तक 2 बातों पर पहले भी डिस्कशन किया है। तीसरा पॉइंट है टेक्नीशियन का इन्वॉल्वेशन, वो है क्वांटिटी ऑफ लाइट बीम, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर। मानते हैं कि ये थिकनेस है, 4 हैंकी की थिकनेस है, और यहाँ पर जो एक्सपोजर आया वो 1% है, 1% की लाइट है। मतलब एक टॉर्च आपने लगाया हुआ है, एक टॉर्च 1% दे रहा है आपको, और यहाँ पर जो लाइट इस पार से उस पार आ रही है, मैं मान लेता हूँ ये 5% इस पार से उस पार लाइट जा पा रही है। लेकिन अगर टेक्नीशियन चाहे तो इसको 2% कर सकता है पेनिट्रेशन, जो लाइट की क्वांटिटी हो 2% कर सकता है। मतलब यहाँ से आपने 2 टॉर्च लगा दिए, तो अब पहले जितनी लाइट जा रही थी उससे ज्यादा लाइट उस पर जा पाएगी या उतना ही जाएगा? क्या होगा? अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या कहना है,
तो एक टॉर्च का, मैंने इसीलिए सारा कुछ दिखा, एक टॉर्च का क्या है 5% लाइट है जो उस पार जा रहा है, तो दूसरा जब लगा दोगे तो इसका भी तो 5% आएगा। अब दोनों मिला के 10% हो गया, तो इधर 10% लाइट आने लग गई, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, समझ पा रहे हो। और तीसरा टॉर्च भी लग गया तो कितना परसेंट आने लग गया, 15% हो गया। और यहाँ क्या है 1% और बढ़ा दिया गया, यहाँ 1% और बढ़ा दिया गया, 1% और बढ़ा दिया गया, इधर 3% हो गया एक्सपोजर। तो पेनिट्रेशन जितना लाइट बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा इधर लाइट पहुंचती जाएगी, मतलब पेनिट्रेशन इस तरफ से उस तरफ ज़्यादा होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रेडियो ल्यूसेंट आएगा, रेडियो ओपेक आएगा। एक्सरे में रेडियो ल्यूसेंट आना चाहिए, एक्सरे में रेडियो ल्यूसेंट आएगा। अब क्लिनिकल पॉइंट क्या है कि आप हमेशा सीखते हैं कि अगर एक्सरे ब्लैक है तो हम लोग क्या मानते हैं, एयर ट्रैपिंग, मतलब एयर भरा हुआ है, जैसे एम्फाइसीमा, समझ रहे हो भाई बात। लेकिन अगर गलती से जो टेक्नीशियन है उसने सही परसेंट से सही क्वांटिटी में एक्सपोजर बीम नहीं दिए हैं और सेम पेशेंट को ज़्यादा बीम दे दे, समझ रहे हो, तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा उस टाइम उसको या कम होगा नॉर्मल लंग पे, अगर ज़्यादा बीम दे तो ज़्यादा होगा। तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो उस पार लाइट ज़्यादा पहुंचेगी, जबकि लंग्स नॉर्मल है और उस पार लाइट ज़्यादा पहुंचेगी तो जो पिक्चर आएगा वो क्या आएगा, वो ब्लैक आएगा, क्योंकि लाइट डिपेंडेंसी है ब्लैक पे। तो वो नॉर्मल लंग भी आपको क्या आ जाएगा, हाइपरल्यूसेंट आ जाएगा और आपके हाथ में बहुत बार ल्यूसेंसी आएगी। तो आप मिस डायग्नोस हो सकते हैं। आप कहाँ जाएंगे, मिस डायग्नोसिस की तरफ, कि बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक आ रहा है या नॉर्मल से ज़्यादा ब्लैक आ रहा है, तो आप मिस डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। या बहुत बार क्या होता है कि उसने सेम इन्वर्स कर लो, उल्टा कर दो, कि उसने 2% और ये सब हटा दो, उसने 1% की जगह पर आधा % ही इस पार दिया और कितने सेम था, लंग सेम है, नॉर्मल है, तो इधर ल्यूसेंसी अगर आधा % ही देगा तो ल्यूसेंसी उधर क्या होगा, उधर रेडियो ओपेसिटी होगी या ल्यूसेंसी होगी, ओपेसिटी होने लग जाएगी, जबकि लंग नॉर्मल है। गलती किसकी है, टेक्नीशियन की। अब ये तो हो गया ये क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर। चौथा एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी होता है डिस्टेंस ऑफ एक्सपोजर। डिस्टेंस ऑफ एक्सपोजर। आप कहीं आपको कोई जब सब्जेक्ट देखना है, आप कुछ देखना चाहते हैं, तो टॉर्च आप उसके ज़्यादा पास लेकर जाएंगे तो ज़्यादा लाइट उस पर पड़ेगी और ज़्यादा दूर से देखेंगे तो कम लाइट उस पर पड़ेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्सरे ट्यूब है, जहाँ से रिफ्लेक्स आता है, जहाँ से बीम आती है, जहाँ से बीम जनरेट होती है और आपको एक्सपोज करके पेनिट्रेट होकर बाहर निकलती है, अगर वो बीम की दूरी लगभग 6 फीट मानी जाती है कि 6 फीट की दूरी से नॉर्मली पीएवी लेना चाहिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली। अगर उससे अगर किसी को ना पता हो या वो मूव भी होता है, आप देखोगे तो पूरा मूव होता है ट्यूब, जितना चाहो उतना मूव कर सकते हो, नीचे ऊपर कहीं भी। तो सुपाइन जब पेशेंट होता है तब नीचे ला सकते हो उसको, क्योंकि नीचे लाना है। तो अगर गलती से कोई ये नहीं जानता हो कि कितनी दूरी से एक्सरे लेना है और उसको अगर मान लेते हैं कि 6 फीट की दूरी से एक्सरे लेना है, तब जो एक्सपोजर आएगा, और अगर वही कोई 3 फीट की दूरी से ले तो ज़्यादा लाइट उसमें पहुंचेगा या कम? 3 फीट वाले में ज़्यादा लाइट जाएगी तो रेडियो ल्यूसेंसी आएगा, रेडियो ओपेसिटी आएगा। ज़्यादा लाइट जाएगा तो एक्सरे ल्यूसेंट आएगा, जबकि लंग नॉर्मल है।
तो ये सब कहानियाँ हैं जो बहुत सारे बहुत बार गलत आता है और लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है कि जो एक्सरे करता है वो टेक्नीशियन होता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या पढ़ा होता है, बस उसको पता रहता है कि ये मशीन ऐसे घुमा के ऐसे कर देना है, बटन दबा देना है तो एक्सरे हो जाएगा। ये सारी बातें भी हमें ही संभालनी है, डॉक्टर को ही संभालनी है। तो ये सब टॉपिक तो एक्सपोजर और ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि इन बातों से भी हम लोग निपट पाएँ, कि ये सब हम लोगों से मिस्टेक्स ना हो। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग एक्सपोजर समझ पाएँ कि सही एक्सपोजर है कि नहीं है, सही क्या है पेनिट्रेशन है कि नहीं है। तो बहुत आसान है पेनिट्रेशन समझना। लिखो करेक्ट एक्सपोजर या करेक्ट पेनिट्रेशन लिखो, एक पॉइंट लिखो करेक्ट पेनिट्रेशन। करेक्ट पेनिट्रेशन, करेक्ट पेनिट्रेशन में लिख लो बेयरली एबल टू। बेयरली मतलब बहुत कठिनता से, बेयरली मतलब बहुत कठिनता से, BARELY, BARELY मतलब बहुत कठिनता से, बेयरली एबल टू सी द, बेयरली एबल टू सी द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, barely able to see the vertebral disc through the heart,